तो तुम रोटेशन जब कंसिडर नहीं करते थे तो सीधा तुम नॉर्मल रिएक्शन क्या करते थे, सरफेस से सीधा सेंटर ऑफ मास से पास कराते हुए कर देते थे, करते थे ना जी। लेकिन तुम अगर सेंटर ऑफ मास से पास करा दोगे तब तो ये पलट ही जाएगा, तब तो ये पलट ही जाएगा ना। इसको पलटने से कोई नहीं रोक सकता है, इसको पलटने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। हल्का सा भी फोर्स लगाओगे पलट जाएगा। अगर तुम नॉर्मल रिएक्शन यहां से दे दो तो इसको पलटने से रोकने के लिए तुमको नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करेगा? वो इस पॉइंट से पास कर, मैक्सिमम यहां तक, इस सेंटर से यहां तक शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा ताकि ये पलटे नहीं। ये फोर्स और फ्रिक्शन ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं, दे रहे हैं ना जी। हाँ सर। तो नॉर्मल रिएक्शन है इसके इस पेरिफेरी से हो जाएगा। इसका मोटाई जो है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा ए यहां से पास हो जाएगा। यू, एक सेकंड, अरे ज्यादा हो गया। नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास करेगा। तो इसको इसको तुमने माना था ए, इसको माना था बी, तो यहां से ये जो है कितना हो जाएगा? a/2। इतना ही जगह इसको शिफ्ट करने का है। तो अब एक्चुअली क्या सिचुएशन है जरा देखो। हमको जो है, हमको फ्रिक्शन का वैल्यू पता नहीं है। फ्रिक्शन का वैल्यू पता है क्या हमको? रोटेशन में फ्रिक्शन का वैल्यू पता नहीं होता है, वो निकालते हैं। फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम म्यू एन हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का म्यू एन हो सकता है, लेकिन इस समय कितना लग रहा है वो हमको पता नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं चलो P, ये पॉइंट है मेरा P, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो हो जाएगा ना जी, बोलो। हाँ ट्रांसलेशनल मोशन होगा उससे तो ये होगा ही, F माइनस एफ बाय एम, ये तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अब ये टॉपल अगर नहीं करता है, तो अगर ये टॉपल नहीं करता है तो क्या होगा? ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो फॉर नो टॉपलिंग, टॉपल करेगा तो मतलब कि ये रोटेट कर जाएगा। अगर टॉपल नहीं कर रहा है तो यानी कि इसका सारा टॉर्क, नेट टॉर्क इस पे जीरो हो रहा होगा। बोलो अनुभव, होगा हाँ जी। सर। हाँ। तो अगर ये टॉपलिंग नहीं हो रहा होगा इसका नेट टॉर्क जीरो होगा। तो पॉइंट पी के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट तुमको नेट टॉर्क इसका जीरो होना चाहिए। तो हम पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट पी के अबाउट तुम्हारा किसका किसका टॉर्क आएगा? फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि फ्रिक्शन इसी से पास कर रहा है, बोलो, है ना। हाँ। अच्छा, यहां पे n इक्वल टू एम जी हो रहा होगा क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ये कांटेक्ट छोड़ नहीं रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा है। तो n इक्वल टू एम जी भी होगा ही होगा, ये होगा ना जी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रही बात? आशीष, बोलो। हाँ सर। हाँ हम्म, सर। ये आया आयुष? नहीं आया, इतना इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दे रहा है। फॉर नो टॉपलिंग नेट टॉर्क तुम्हारा जीरो, ठीक है। तो अब
नेट टॉर्क जीरो करने के लिए अब देखो किसका किसका क्लॉकवाइज टॉर्क किसका किसका रहेगा, सारा क्लॉकवाइज टॉर्क पहले देखते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क तुमको किसका आएगा, इसका आएगा, इस फोर्स का आएगा एफ का, और एफ का क्लॉकवाइज टॉर्क क्या आएगा इस पॉइंट के अबाउट एफ इंटू बी, यही ना आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हारा बी है ना, तो ये तुमको एफ बी हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये फ्रिक्शन, अच्छा ये फ्रिक्शन का तो टॉर्क है ही नहीं यहाँ पे। और ये एमजी का कैसा टॉर्क आएगा, इसका भी क्लॉकवाइज टॉर्क ही रहेगा, देखो एमजी यहां से, हाँ mg इंटू क्या डिस्टेंस a/2 ना, क्योंकि इस पॉइंट से a/2 पे है, a/2 है ना जी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना a/2 ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो एफ बी प्लस एम जी इंटू a/2, ठीक है। और किसका क्लॉकवाइज टॉर्क रहेगा, तुमको लगता है हो गया, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अब किसका, नॉर्मल का आप देखते हैं, नॉर्मल का एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, देखो इस पॉइंट के बाद लोगे तो नॉर्मल का एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वो कितना आएगा, एन इंटू क्या, यहां से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, दैट इज mga, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे तुम्हारा अब अगर तुमको इसका बैलेंस क्रिएट करना है, अब अगर तुमको बैलेंस क्रिएट करना है, तो अगर इस सिचुएशन में तुमको एक्चुअली किया क्या मैंने, ठीक है, एक सेकेंड, नहीं मैं गलत पॉइंट ले रहा हूं, मुझे इस पॉइंट के से लेना चाहिए, क्योंकि ये तो यहां से उठ सकता है, नॉर्मल रिएक्शन में यहां से पास करा रहा हूं, ठीक है। मुझे पॉइंट लेना है ये, क्योंकि ये इसी के अबाउट रोटेट करेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन में यहां दे दिया हूं, ये टॉपल करेगा तो इसी पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा ना जी, ध्यान दो जरा सा, ये पलटेगा तो क्या होगा, ये ऐसे उठ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे न हो जाएगा जी। हाँ सर। रुको मैं दिखाता हूँ, दूसरे इसमें बनाता हूँ, इसमें तो मैंने एफबीटी बनाया हुआ है, ये जो ऐसा है, ये पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही ना होगा, रोटेट होगा तो जी, और धीरे धीरे गिर जाएगा, तो ये पॉइंट के अबाउट लेना है हमको, क्योंकि मैं ये पॉइंट मेरा कांटेक्ट में है, मतलब मैक्सिमम अगर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के बाद तो क्लॉकवाइज टॉर्क लो, ये फोर्स का तो क्लॉकवाइज ही आएगा, एफ का तो एफ इंटू बी, अच्छा अब इस पॉइंट के अबाउट लोगे तो नॉर्मल, ना तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है, ना ही फ्रिक्शन का टॉर्क है, नहीं ना है जी, ना तो इसका टॉर्क होगा ना इसका टॉर्क होगा, राइट, तो किसका टॉर्क आएगा, बस क्लॉकवाइज टॉर्क तुमको यही है, क्लॉकवाइज टॉर्क केवल तुम्हारा एफ इंटू बी ही है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसका आएगा, सर एमजी का नहीं होगा, mg का एंटी क्लॉकवाइज होगा ना जी, वो तो ऐसे ऐसे घुमा देगा ना, ये पॉइंट लोगे तो ऐसे नहीं घुमा देगा, ये mg का लेगा तुम, ऐसे ना हो जाएगा mg,
एफ का ऐसा है, हाँ mg का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तुम पॉइंट क्यू ले लिया ना, तो क्या हो जाएगा, mg इंटू ए बाय 2। बात समझ में आ रही है? तो फॉर नो टॉपलिंग क्या होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एफ बी इक्वल टू एम जी इंटू ए बाय 2 फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और यहां से तुमको ए का वैल्यू जो है 2FB बाय एम जी आना चाहिए। ए का वैल्यू अगर इससे कम होगा, ए का वैल्यू अगर इस वैल्यू से कम होगा, उस बॉडी का विड्थ, बॉडी का जो ग्राउंड का टच वाला विड्थ है, अगर उसका इस वैल्यू से कम होगा तो क्या हो जाएगा, टपल कर जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क अधिक हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज उतना हो नहीं पाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ ठीक है। सर। तो अब एक मिनिमम वैल्यू ऑफ ए आ गया तुमको फॉर नो टॉपलिंग, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर नो टॉपलिंग, एक सेकंड, नो टॉपलिंग ए इक्वल टू 2FB बाय mg। ठीक है, बात समझ में आई? इससे कम दोगे वैल्यू ए का, सॉरी इससे कम दोगे तो टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे फोर्स बढ़ाओगे तुमको ए भी बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या जैसे हाइट बढ़ाओगे तो तुमको ए भी बढ़ाना पड़ेगा। ए इक्वल टू देखो तुमको 2FB बाय mg आ रहा है, ए इक्वल टू 2F, या ऐसा बोलो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2FB बाय mg। तो ए से बड़ा हो जाएगा तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो आ ही जाएगा बैलेंस करने के लिए, विथ इससे बड़ा होना चाहिए। इसको एंटरटेन कर पा रहे हो इस चीज को? हाँ सर। कि तुमने फोर्स बढ़ाया तो तुमको इसका ग्राउंड का विड्थ भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि टॉपलिंग नहीं हो, या तुमने हाइट बढ़ाया, एक सेकेंड, तुमने हाइट बढ़ाया तो भी तुमको बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तुमको ए भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो टॉपल नहीं करे। अब समझ में आ गया? समझ में आया? सर सर, ज्यादा हाँ ये सर। देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज कपल नहीं कर सकते? अरे तो एंटी क्लॉकवाइज यहां थोड़ी ना शिफ्ट कर जाएगा, अगर ये तुम ज्यादा दोगे तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा पहले ही रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग होता है। अगर तुमने ज्यादा दे दिया ए तो नॉर्मल रिएक्शन है कुछ यहीं पे हो जाएगा, उठबे नहीं करेगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग हो रहा है ना। अगर तुमने, एक सेकेंड मैं बताता हूं, अगर तुमने ए ज्यादा दे दिया, देखो टाइम भी खत्म हो रहा है, अगर तुमने ए ज्यादा दे दिया तो मान लो ये अगर ज्यादा दे दिया तुमने तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ यहां से रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग होता है ना जी, इसके एज पे नहीं जाएगा। जितना इसको रिक्वायर्ड है, देखो जितना रिक्वायर्ड है उतना पे ही रहेगा, ये यहां से इतना पे ही रहेगा, ये इतना पे ही, जितना जरूरत है उसको। देखो बात समझो तुम, जितना नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट करने का जरूरत पड़ेगा इस फोर्स के हिसाब से उतना ही शिफ्ट होगा। ये केस तब का है, समझ में आया अनुभव? when a is greater than a mean equal to 2FB by mg।
समझ में आया निशा कि नॉर्मल रिएक्शन हाँ का सर। शिफ्टिंग उतना ही होगा जितना रिक्वायर्ड है। अगर तुम ये फोर्स हटा दो तो नॉर्मल रिएक्शन यहां mg से पास करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं तब तो कोई मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क तो है नहीं, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का जरूरत कहां पड़ा? जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर दे रहे हो तो रोटेशनल बैलेंस क्रिएट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग हो रहा है। शिफ्टिंग ऑफ n occurs to provide to balance the torque of force F, एक्सटर्नल फोर्स F। अगर तुम F नहीं दोगे, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? when no external force F, तब क्या होगा सिचुएशन? तब ये होगा सिचुएशन। तो सर सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। हाँ, तब सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। जब एक्सटर्नल फोर्स तुमने दिया ही नहीं है तब तुम्हारा mg यूं सेंटर मास से, और नॉर्मल रिएक्शन सीधा तुम्हारा यूं हो जाएगा। n passes through COM, सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात? ना तो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन भी नहीं है, ये सिचुएशन है। सर हाँ बोलो। सर नॉर्मल सर इसलिए शिफ्ट किया तो ताकि टॉपलिंग को रोका जा सके, रोका जा सके, रोका जा सके। तो इसका मतलब मान लो कि अगर इसका विथ जो है कम है तो टॉपल कर जाएगा, विथ ज्यादा है तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट करके एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क उतना ले आएगा, या काउंटर बैलेंसिंग टॉर्क उतना ले आएगा कि तुम्हारा शिफ्ट ना हो। मतलब इधर फोर्स लगाया तो तुमने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, इधर फोर्स लगाया तुमने ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, तुमको क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, इधर शिफ्ट होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? अनीशा समझ में आया? हाँ। ये अगर इधर होगा, अगर तुमने फोर्स इधर से लगा दिया, इधर लगा दिया, तो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, इधर इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल को तब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देना है, ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है तो नॉर्मल को क्लॉकवाइज टॉर्क देना है, तो इधर इधर शिफ्ट होगा, नॉर्मल इधर शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग इधर है। और अगर तुमने इस तरह का लिया, जो ये वाला केस था, जो ये वाला केस था इधर वाला, तो इधर शिफ्ट हुआ था। बात समझ में आया? हाँ। ये मैंने बोला, ये शिफ्टिंग ऑफ एन अकर्स टू बैलेंस द टॉर्क ऑफ फोर्स एफ। ये तुमको एक सेकंड, ये क्या कर दिया मैंने, फ्रिक्शन इधर है, mg इधर है, शिफ्टिंग इधर हुआ, शिफ्टिंग ऑफ n टू बैलेंस टॉर्क ऑफ f। अब टॉपलिंग समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ। रोलिंग क्या होता है? रोलिंग हो गया केस परपिचुअल टॉपलिंग का, वहां नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट करने का जगह ही नहीं है। रोलिंग जो है क्या है, ध्यान दो, रोलिंग में विथ है ये नहीं है, जीरो, इसलिए हमेशा ये टॉपल ही करता रहता है एक तरह से। अनीशा समझ में आ रही बात? हाँ सर। यहां mg है इधर से, और n जो है हमेशा n को शिफ्ट करने के लिए जगह ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होने के लिए जगह ही नहीं है।
केस ऑफ परपिचुअल टॉपलिंग, हमेशा टॉपलिंग ही हो रहा है उसमें। नो प्लेस टू शिफ्ट नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, तुम हल्का भी फोर्स दे दोगे ना, हल्का भी टॉर्क दे दोगे ऐसे, तो ये रोल कर जाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि तुम हल्का भी फोर्स दे दिए तो अब इस टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा? इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन तब इधर से लग सकता है, इधर आगे, और वो भी एक लिमिट में है। इसको बैलेंस करेगा कि पहले तो ये फ्रिक्शन इधर रहेगा इसको ये करने के लिए। बात समझो कि तुम ये दोगे तो इसको कौन बैलेंस करेगा जी? इसका मान लो तुम इस पॉइंट के अबाउट निकालो, नहीं बैलेंस नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन भी बैलेंस नहीं कर पाएगा। इस पॉइंट के अबाउट निकालो तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क तो जीरो हो ही नहीं सकता है। कहीं से है कोई पॉसिबिलिटी? मान लो फ्रिक्शन दिए भी तो तुम ऐसे दिए, मतलब या तो इधर इधर जाएगा या इधर जाएगा। फ्रिक्शन तुम दे भी दिया तो फ्रिक्शन तुम यहां से दिया, तो अभी किसका टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट? केवल और केवल इस फोर्स का। है ना? टाउ जो है क्लॉकवाइज टॉर्क जो है इसमें आ रहा है F इंटू 2R, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। नो टॉर्क, नो काउंटर टॉर्क पॉसिबल, इसीलिए रोल करना शुरू हो जाता है। बात समझ में आई? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अनीशा समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हाँ सर पूछो फिर इसमें से। तो हाँ बोलो बोलो। सर इसमें फ्रिक्शन तो जीरो होता है ना? कौन बोल दिया फ्रिक्शन जीरो होता है? इस केस में सर, फ्रिक्शन प्योर जीरो, रोलिंग होता है। रोलिंग के केस में रोलिंग केस में फोर्स फ्रिक्शन में। जीरो हो जाता है, ये मैंने कब पढ़ाया तुम्हें? प्योर रोलिंग हाँ, होता है। प्योर रोलिंग बोल रहा हूं मैं। प्योर रोलिंग में भी फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है, ये मैंने कभी पढ़ाया कि प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन जीरो होता है? नहीं सर। फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है, सर इस केस में नहीं होगा जीरो। इस केस में फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो रोलिंग होगा ही नहीं, स्लाइडिंग होगा, सरकेगा। रोलिंग मतलब रोलिंग नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट का वेलोसिटी को तुम ये कैसे करोगे, जीरो कैसे करोगे? अच्छा एक सेकेंड, तुम बोल रहे हो इस केस में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? एक सेकेंड, हाँ सर। इस केस में तुम बोल रहे हो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो क्यों नहीं आएगा फ्रिक्शन, मुझे ये बताओ। वो तो डिराइव करके निकालते हैं, क्यों नहीं आएगा? प्योर, मान लो मैंने प्योर रोलिंग ले लिया, फॉर प्योर रोलिंग मैंने प्योर रोलिंग ले लिया, ठीक है? अगर मैं प्योर रोलिंग लेता हूं तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या होगा? जीरो, या एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी जीरो, या नहीं, मतलब और बोलूं, ये यही ना होगा अगर प्योर। बोलो आशीष, पॉइंट पी का एक्सेलरेशन जीरो होगा? अनीशा आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर। हाँ ठीक है। आशीष, अनुभव, आवाज आ रही है तुम लोग को? हाँ सर। ठीक है, चलो। अब इसका देखो, ये फोर्स है और ये फोर्स है, एनएस है, एमजीएस है, तो इसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन का क्या होगा केस? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एफ माइनस एफ बाय एम, यही ना हो जाएगा? हाँ। हाँ मतलब ये ऐसा है और अल्फा यूं होगा, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क है। और रोटेशन वाला, रोटेशन के लिए क्या हो जाएगा? टॉर्क कितना है?
या सीधा निकालो। टोटल टॉर्क जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो कितना है? FR ये तुम्हारा FR प्लस FR, दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया मैंने। देखो अनीशा, होगा? हाँ इसका सर। टॉर्क भी FR और इसका टॉर्क भी FR, दोनों ऐड कर जाएगा क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क है। ठीक है, अब तुमको एसेलरेशन P पॉइंट का, एसेलरेशन जो है, एसेलरेशन ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा? A माइनस R अल्फा। देखो इस पॉइंट का जो एसेलरेशन है, ट्रांसलेशन के कारण ये हुआ और रोटेशन के कारण R अल्फा यूं हो गया, है ना? तो पॉइंट P का एसेलेरेशन अगर जीरो होना है तो A माइनस R अल्फा इक्वल टू जीरो करोगे तो A इक्वल टू R अल्फा। तो A इक्वल टू R अल्फा करोगे तो तुमको क्या आ जाएगा? F माइनस F बाय M इक्वल टू R अल्फा करोगे तो R स्क्वायर इंटू F प्लस F बाय IC। और यहां से ठीक है, F प्लस F बाय F माइनस F, ये कितना हो जाएगा? IC बाय MR स्क्वायर। यही ना होगा जी? बोलो आशीष। इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके चले गए। अब इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंटो डिविडेंडो याद है अनीशा? हाँ सर। क्या हो जाएगा? इधर 2F हो जाएगा, F प्लस F माइनस F, और नीचे जो है ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू IC बाय MR स्क्वायर। और F इक्वल टू MR स्क्वायर बाय दूसरे IC। साइड की हाँ, ओ हाँ 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 हाँ, अरे गलती हो गया था, तो जुलुम ही कर दिए हम। IC प्लस MR स्क्वायर बाय IC माइनस MR स्क्वायर, और फ्रिक्शन इक्वल टू IC माइनस MR स्क्वायर बाय IC प्लस MR स्क्वायर इंटू कैपिटल F। अब मुझे बताओ आशीष कि क्या ये फ्रिक्शन जीरो होगा? ये जीरो केवल रिंग के केस में होगा, डिस्क के केस में नहीं होगा। और करो। सोच के बोले थे, हाँ, सोच के बोले थे। तुम रिंग सोच के बोला था, और मैं जनरल लेके बना रहा हूं। इसका क्या है? ये डिस्क है, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, क्या है? वो फ्रिक्शन का वैल्यू तुमको इस पे डिपेंड करेगा। तो अगर तुमको रिंग होगा, फॉर रिंग IC इक्वल टू क्या हो जाता है? MR स्क्वायर, और फ्रिक्शन तुमको जीरो हो जाएगा प्योर रोलिंग के लिए। फॉर डिस्क क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन जो है IC जो है लेस देन MR स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन निगेटिव आ जाएगा, यानी तुम जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लिए हो उसके उल्टा। फॉर डिस्क जो है फ्रिक्शन है इस तरह से काम करेगा, बाकी सब के लिए फ्रिक्शन का अब वो डायरेक्शन नहीं रहा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है। तुम जो माने थे उसका उल्टा है, केस हो जाएगा ऐसा। गौर करो, ये फोर्स भी इधर और ये फ्रिक्शन भी इधर। अनीशा समझ में आया? हाँ सर। आ गया समझ में फ्रिक्शन का डायरेक्शन? क्योंकि यहां देखो ये निगेटिव हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है, F के उल्टा, मतलब सॉरी F इक्वल टू
एक सेकेंड, नहीं नहीं सॉरी, फ्रिक्शन तुम्हारा नेगेटिव, एफ का उल्टा नहीं, फ्रिक्शन तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, तुमने जो डायरेक्शन लिया है तुमने इसको लिया पॉजिटिव, तो यानी इधर आएगा। बात समझ में आई? अगर एफ का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो तुमने माना है उसका उल्टा है। F will be in direction of capital F applied force। ये बात समझ में आया? कितनों को समझ में आया? हाँ सर। समझ में आ गया? तो किसी भी बॉडी के लिए IC लेस देन mr² ही होगा, रिंग को छोड़ के। रिंग को छोड़ करके किसी भी बॉडी के लिए IC लेस देन mr² होगा और फ्रिक्शन इसका आगे की तरफ लगेगा। समझ में आ गया? बोलो। हाँ। आशीष आ गया समझ में? हाँ सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। अगर ये क्लियर हो गया तो तुम लोग का रोटेशन खत्म हो गया। इसमें बस एक टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मैंने नहीं पढ़ाया है, तो हालांकि वो इतना मुश्किल नहीं है, बट वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम लोगों ने सवाल उतना किया नहीं है। उसका यूज करने के लिए तुमको सवाल बहुत करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं अगले दिन उसको ले लूंगा। अब तुम्हारा होमवर्क ये रहा कि तुम बाकी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस रोटेशनल, हाँ ये प्रैक्टिस पूरा करो। और रिमेनिंग जो है इसमें मेरा बचा हुआ है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर तुम प्रैक्टिस किए हुए नहीं हो तो। ये पढ़े हो? अनीशा बोलो, स्कूल में ये था कि हटा दिया गया था? हटा दिया गया होगा। नहीं पता नहीं सर, याद नहीं। सब भूल गए? एक तरफ से पढ़ रहे हो, एक तरफ से भूल रहे हो, नहीं? ठीक है, तो ये बचा हुआ है, इसका थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, इसको थोड़ा सा देख के आना। इसको देख लेना पहले थोड़ा सा, इसको चेक कर लेना पहले, ठीक है? और इस पे प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, ठीक है? मैं लेक्चर अपलोड कर दे रहा हूं। अगली क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। रोटेशन तुम लोग का हो गया है खत्म। बस मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा मुझे। 1-2 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद इसका कहानी हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम लोग आराम से ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट करते जाएंगे, ठीक है? तो अब 12th भी अगले वीक से 12th का फिजिक्स चालू कर देंगे। समझ में आ गई बात? हेलो, हाँ सर। समझ में आ गया ना हाँ जी? अगले वीक से हम लोग 12th का भी पैरेलल चालू करेंगे, ठीक है? चलो फिर एंड कर रहा हूं मैं।